प्रकरण के अंदर हमने बाकी 8 सूत्र पढ़ चुके हैं। हमारा जो 9वां सूत्र है वो है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख नासिका वचनो अनुनासिक। उससे पहले हमने पढ़ा प्रत्येक जो स्वर है उनके भेद पढ़े, ए ई ऊ री के 18 भेद, ली के 12 भेद, ए ओ ऐ औ के 12 भेद, किसमें किसका अभाव होता है वो सब चीजें अपन ने इससे पूर्व क्लास में पढ़ा। आज हम महत्वपूर्ण जो 14 सूत्र है संज्ञा प्रकरण के, उनके अंदर अपन 9वां जो सूत्र है वो पढ़ने वाले हैं। यह है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। तो ध्यान दीजिए, इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक। इसको समझेंगे। इसने कहा कि मुख, पहले आया मुख और दूसरे नंबर पे यहाँ पे है नासिका। मुख और नासिका, नासिका यानी नाक और मुख यानी मुख। तो मुख और नाक से वचनों, वचनों यानी क्या होगा वर्ण। माइसी सूत्रों में पढ़ चुके अपन कितने वर्ण होते हैं। माइसी सूत्रों के आधार पर 9 स्वर थे और 33 व्यंजन थे। उनके आधार पर हमने पढ़ा वो वर्ण थे। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण किससे हो, मुख से हो, अरे एक किससे हो, नाक से हो। मुख और नाक से उच्चारित होने वाले जो वचनों, जो वर्ण है, जो वचन है, जो वर्ण है, उनको हम क्या कहेंगे अनुनासिक। क्या कहेंगे उनको अनुनासिक कहेंगे। देखिए ऐसे अक्षर है, ऐसे वर्ण है जो वर्ण क्या है मुख और नाक से ही उत्पत्ति हो, जिनकी मुख और नासिका से उत्पत्ति हो, ऐसे वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहेंगे। साहब कैसे, तो देखिए हम कह सकते हैं, अब हम उच्चारण पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि जो ये म घ ण और न, ये सारे के सारे जो अक्षर है पांचों वर्ण, ये पांचों वर्ण कुचु टुतु, वो आप लोगों को पता है इसका पंचम अक्षर है। जो क वर्ग का पंचम अक्षर ग है, च वर्ग का पंचम अक्षर ये है, ट वर्ग का पंचम अक्षर न है, ट वर्ग का पंचम अक्षर न है, प वर्ग का पंचम अक्षर म है। तो ध्यान दीजिए ये जो पांचों के पांचों वर्ण है इनका उच्चारण हम मुख से नहीं कर सकते, अकेले मुख से ही नहीं कर सकते। इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं हमें मुख के साथ नाक का भी उपयोग करना होता है। जैसे कि आप क वर्ग है, क है, क, इसको क तो हमने कहा अको विसर्जन या नाम कंठ, तो अकेले कंठ से ही होगी इसकी उच्चारण। लेकिन अगर आप इसका ग पंचम अक्षर ग है तो ग को बोलने के लिए आपको कहीं ना कहीं नासिका की और मुख का सहायता लेनी होगी। तो इसलिए ये जो वर्ण हुआ वो अनुनासिक वर्ण हुआ। उसी प्रकार से जैसे कि यह है च वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो ये है, और उसी प्रकार से प वर्ग का आप देखोगे तो प वर्ग का म। अगर आप म बोलोगे तो आपके नाक से और मुख से जो ध्वनि उच्चारित होती है, ये दोनों ध्वनियों मुख से और नाक से उच्चारित होने के कारण ही इन पांचों वर्णों का उच्चारण हो पाया है। समझ रहे हो? ऐसे ही कुछ स्वर भी है, निश्चित है स्वरों की संख्या, और इसी प्रकार से कुछ व्यंजन भी है जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम मुख और नाक से करते हैं। तो ध्यान दीजिए जिन वर्णों की मुख और नाक से उच्चारण किया जाता है ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं अनुनासिक। इनकी कौन सी संख्या हो जाएगी अनुनासिक संख्या हो जाएगी। जिन वर्णों का हम नाक और मुख से उपयोग करें, जिन वर्णों को हम नाक और मुख से ही बोले, उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे कि ये ये पांचों के पांचों अक्षर है तो ये क्या कहलाएंगे अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। लेकिन और बाकी जो अक्षर बच गए उनकी क्या संज्ञा होगी। जैसे कि हमने माइसी सूत्रों में इनमें पढ़ा कि व्यंजन कितने हैं 33। आप लोगों ने कहा कि 33 व्यंजन है, 33 में से ये 5 गए और बाकी जो बच गए। तो कहा कि जिन वर्णों की बिना नाक के सहायता से उच्चारण किया जाता है उन सभी वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है अनुनासिक। देखिए क्या लीजिए, ये तो था अनुनासिक और वो क्या था अनुनासिक और एक है अनुनासिक। तो हम समझ सकते हैं कि मुख के साथ नाक से उच्चारित होने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। तो आप लिख सकते हो अनुनासिक संज्ञा। तो देखिए लिखते हैं मुख नासिका वचन अनुनासिक सूत्र है। तो
संज्ञा हो जाती है। ये हो गई। जैसे उदाहरण आप दे सकते हो, उदाहरण में आप दे सकते हो ये म न न। आगे और लिखना होगा हमें, जिन वर्णों की बिना नासिका की सहायता से उच्चारण किया जाता है, उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। उदाहरण देख सकते हो, क प च, ये क्या है? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक। इनकी क्या हो जाएगी? अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। तो सूत्र है नौवां, 14 महत्वपूर्ण सूत्रों में से नौवां जो सूत्र है ये अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है। अनुनासिक संज्ञा करता है, किन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होगी तो क्लियर है, मुंह और नाक की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी, और जिन वर्णों का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ मुंह के साथ होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। तो आप बता सकते हो कौन से वर्ण तो अनुनासिक है और कौन से वर्ण अनुनासिक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की या ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। और हमने उदाहरण भी दिया है, इन वर्णों का हम बिना नाक की सहायता से उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। देखिए संज्ञा प्रकरण का 10वां जो सूत्र है वो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन से वर्ण है जिनकी सवर्ण संज्ञा होती है उनके बारे में ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र समझाता है। तो इसको हमें समझना होगा क्या कहता है ये सूत्र। तो देखिए तुल्य, तुल्य यानी क्या होगा? तुल्य यानी होता है समान, तुल्य यानी क्या होगा? समान है। क्या है समान? क्या है? आस्य, आस्य यानी क्या होगा? आस्य यानी होता है जी उच्चारण स्थान। क्या होता है? आस्य यानी उच्चारण स्थान। और प्रयत्न, प्रयत्न यानी क्या होगा? आपके जो आभ्यंतर यत्न है, आभ्यंतर यत्न है वो, जिनका और तुल्य, तुल्य यानी क्या होगा? समान। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। देखिए सूत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपोर्टेंट है, इसके लिए हम बता देते हैं। इस सूत्र की वजह से ही हमें उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ना होता है, और इस सूत्र की वजह से ही हमें पता चलता है कि यत्न कितने होते हैं और कितने नहीं होते। तो सिर्फ ये सूत्र अभी इतनी सी बात करता है कि तुल्य यानी क्या होगा? हमने लिख दिया तुल्य यानी क्या होगा? समान। समान क्या समान हो? कि आस्य, आस्य, आस्य यानी उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपको पता है, हमें अभी उच्चारण स्थान हम नहीं पढ़ रहे, मैंने मोस्ट उच्चारण स्थान के जो वर्ण है उनको यहाँ पर लिख दिया है। आभ्यंतर प्रयत्न के जो मोस्ट चीजें वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान और यत्न। अभी हम सिर्फ सामान्य रूप से देखने के लिए और समझने के लिए, किसको समझने के लिए? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को समझने के लिए मैंने कुछ जो सूत्र है उच्चारण स्थान के लिए हम यूज करते हैं, कुछ चीजों को मैंने लिख दिया है और कुछ आभ्यंतर प्रयत्न के लिए लिख दिया है। ये हमें इस सूत्र को समझने में सहायक होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगले क्लास में उच्चारण स्थान और यत्न के बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि तुल्य क्या हो? तुल्य, तुल्य यानी क्या हो? समान हो, और आस्य यानी उच्चारण स्थान, और प्रयत्न यानी आभ्यंतर यत्न। देखिए यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर यत्न और एक होता है बाह्य यत्न। जो आभ्यंतर यत्न होता है ना उसका नाम प्रयत्न भी है। आभ्यंतर यत्न को आप प्रयत्न भी कह सकते हो, तो आभ्यंतर प्रयत्न भी कह सकते हैं इसको, और आभ्यंतर यत्न भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। आभ्यंतर प्रयत्न कह सकते हो या आप आभ्यंतर यत्न भी कह सकते हो। अब आभ्यंतर यत्न में आने वाले वर्ण, आभ्यंतर यत्न में आने वाले वर्ण और तुल्य आस्य क्या होगा? उच्चारण स्थान, जहां से उच्चारित होने वाले वर्ण अगर समान हो,
मुख आदि बहुत सारे अंग है, तालु, मुख, तालु और मुर्दा, दंत, नासिका आदि उच्चारण स्थान। तो जहां जहां से उच्चारण स्थानों से और आभ्यंतरीय यत्नों से जो तुल्य जो वर्ण क्या हो, समान उच्चारण की दृष्टि से जो क्या है, आभ्यंतरीय यत्न से और उच्चारण स्थान से जो समान है उनकी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। साहब सवर्ण संज्ञा कैसे हम समझे नहीं, सवर्ण संज्ञा कैसे होगी तो बताइए। तो देखिए हम उदाहरण के लिए कुछ वर्ण लेते हैं, कुछ वर्ण लेते हैं, कैसे सवर्ण संज्ञा होगी हमें समझना होगा। देखिए जिस प्रकार से हम दो वर्ण यहाँ पर लेते हैं, दो अक्षर हम यहाँ, इसका अर्थ में बाद में लिखा होगा, पहले हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अ, एक तो ये है अ और एक है क्या, आ। हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे का एक सूत्र है, अप है विसर्जनीय नाम खंड है, अर्थात अ, आ आदि का उच्चारण स्थान क्या है, खंड है। तो ठीक है, तो इसका अ का उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, खंड। लिख दूं मैं सूत्र से हटा देंगे, हम इसके बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले बोल चुका हूं। अप विसर्जनीय नाम खंड है, इस अ का उच्चारण स्थान क्या है, खंड है। तो आप बताइए आ का उच्चारण स्थान भी क्या हुआ, खंडी हुआ ना, तो आ का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, खंडी होगा। किसके द्वारा हम कह सकते हैं बात, इस अपूर्व विसर्जनीय नाम खंड के माध्यम से हम कह सकते हैं। जब हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए का और आ का जो आभ्यंतर यत्न है वो क्या है। तो हम देखेंगे आभ्यंतर यत्न लिखा है कि यहाँ पर मैंने विवर्त में या जो लिख दिया स्पष्ट में, इस स्पष्ट में यह वाला लिख दिया और विवर्त में मैंने स्वर लिख दिए। तो मैंने यहाँ पर विवर्त में क्या लिखा, स्वर, इसका मतलब है सभी स्वर इस विवर्त में आ गए। तो ये ए ना ए, इसका आभ्यंतर यत्न क्या हुआ, तो इस ए का आभ्यंतर यत्न भी आप नीचे सारणी में देख करके बता सकते हो कि इस ए का आभ्यंतर यत्न भी क्या हुआ, विवर्त हुआ, और इस आ का आभ्यंतर यत्न भी क्या हुआ, विवर्त हुआ। तो आप एक चीज बताइए, जब इसका ए का उच्चारण स्थान खंड है और आभ्यंतर यत्न विवर्त है, उसी प्रकार से आ का भी उच्चारण स्थान क्या है, खंड है और आभ्यंतर यत्न क्या है, विवर्त है। तो इस प्रकार से ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो दोनों है, ये दोनों अ और आ, ये दोनों के दोनों क्या है, सवर्ण है। इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। बताओ होगी कि नहीं होगी सवर्ण संज्ञा, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान खंड है और अ का आभ्यंतर यत्न विवर्त है। इस सारणी में देख सकते हो, आ का उच्चारण स्थान खंड है और इसका विवर्त है आभ्यंतर यत्न। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र ये कहना चाहता है कि जिसके आशय यानी उच्चारण स्थान और यत्न या प्रयत्न यानी क्या होगा, आभ्यंतर प्रयत्न, जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न क्या हो, तुल्य हो, समान हो, तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अभी हमने अ और आ के बारे में पढ़ा, इन दोनों की क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से हम देखें ई का और ई का भी हम उदाहरण यहाँ पर समझ सकते हैं। ई और ई का हम उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए ये है ई और ये है ई, ये ई और ई। अब ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम देखेंगे कि ई का उच्चारण स्थान तो जो ऐसा नाम तालु सूत्र कह रहा है कि ई का उच्चारण स्थान तो तालु है, ये तालु लिख दिया। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और ई का आभ्यंतर यत्न क्या है, ई का आभ्यंतर यत्न यानी लिखा है कि संपूर्ण जो स्वर है वो विवर्त में आ रहे हैं। तो ई का आभ्यंतर यत्न क्या हुआ, विवर्त हुआ। तो इस प्रकार से इस ई का भी क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान तालु है और आभ्यंतर यत्न क्या है, विवर्त है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो ई है और ई है, इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इनका इन दोनों जो स्वर है इनका उच्चारण स्थान भी तालु है और इनका जो आभ्यंतर यत्न है वो भी विवर्त है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है, सूत्र बस इतना सा समझाना चाहता है। और जैसे कि आपने आगे आप और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि उ है तो ये उ है और ये दीर्घ उ है, नाम ओष्टो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ट है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ट है। ये ओष्ट हो गया और इधर भी ये ओष्ट है और ये विवर्त है, तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी, इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं आगे अ ई उ हो गया, उ और उ इन दोनों की क्या हो जाएगी,
इसी प्रकार से हम वेकेबुलरी को देख सकते हैं, री और एक है री। तो देखिए ये जो री है, री टू रसाना मुर्दा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मुर्दा। इसका भी क्या, और इसका विवर्त है आभ्यंतर यत्न, क्या है इसका? विवर्त है, क्योंकि विवर्त में सभी स्वर आते हैं आभ्यंतर यत्नों में। और इधर भी इसका हम देखेंगे तो मुर्दा हो जाएगा और इसका विवर्त हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इसका री का जो है उच्चारण स्थान मुर्दा है और आभ्यंतर यत्न भी विवर्त है। इस री का भी मुर्दा है और आभ्यंतर यत्न भी विवर्त है। इस प्रकार से इन दोनों की क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। इस देखिए सवर्ण संज्ञा हम कर रहे हैं, सवर्ण संज्ञा किनकी होगी? आभ्यंतर यत्न और आपके जो उच्चारण स्थान है जिनके समान होते हैं उनकी हमेशा सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो री री की सवर्ण संज्ञा हुई है, लेकिन हम आगे देखना चाहेंगे कि मान लीजिए बाय द वे हम यहाँ पर री लिखते हैं। अब री में क्या होगा? री में तो दीर्घ का अभाव होता है, री में तो दीर्घ का अभाव होता है, तो ये नहीं होगा। उससे पहले हम क्या होगा वो पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसका अर्थ लिखते हैं, फिर आगे हम कुछ लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हो, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि जिनका 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 उच्चारण स्थान और जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न को प्रयत्न भी कहते हैं, तो यहाँ पर प्रयत्न दिया गया है। तो जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हैं उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप लोग पहले सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र लिखिए, उसका हिंदी अर्थ लिखिए। हिंदी अर्थ लिखने के बाद में हमने जो उदाहरण दिए थे उन उदाहरणों को आप लोग लिख सकते हो। हम री की समानता हमने देखी। अब देखिए री के मैटर में क्या होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम देखेंगे कि आज हम अगर थोड़ा समझे तो री और ली वर्ण यहाँ लिखना चाहते हैं, हम री और ली वर्ण यहाँ लिखते हैं। तो हम देखते हैं ऋतु रसा नाम मुर्दा होता है और ऋतु रसा नाम दंता होता है। दोनों का आभ्यंतर यत्न विवर्त है, जो नीचे सारणी में आप देख सकते हो। इनमें अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले कालांश में हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये तो है री और ये है री। तो आप बताइए क्या इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो सकती है? इन दोनों की, क्योंकि एक का उच्चारण स्थान तो क्या है? मुर्दा है, और एक का उच्चारण स्थान क्या है? दंता है। और इनका जो आभ्यंतर यत्न है वो तो विवर्त है। आप ये नहीं कर सकते साहब आप कहां से लाए, क्योंकि हम लिख रखे हैं ऋतु रसा नाम मुर्दा, ये स्पष्ट है। और इधर देखिए ऋतु रसा नाम दंता, ये जो सूत्र उच्चारण स्थान वो पढ़ेंगे। तो री का उच्चारण स्थान दंत है और री का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। तो क्या इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी? तो आंसर होगा कि इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका तो उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है और इसका उच्चारण स्थान दंता है। विवर्त तो समान है बट ये अलग अलग है, तो ऐसे तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होनी थी। लेकिन कात्यायन ने एक वार्तिक लिखी, वार्तिक है री री वर्णयो मितः सावर्ण्यं वाच्यम। अर्थात अब देखिए इसको हम समझना चाहेंगे। वार्तिक क्या कहती है कि री री वर्णयो मितः सावर्ण्यम एक वार्तिक है। आप वार्तिक लिखना इधर की साइड, आपको एक 10वां सूत्र था उसके आगे आपको इसे लिखना होगा वार्तिक। वार्तिक वा लिखे होंगे, वार्तिक का मतलब समझ जाओगे। तो देखिए कात्यायन जी ने क्या कहा कि देखिए कर री और ली स्पष्ट है। री और ली जो वर्ण है
उनकी मितः, मितः यानी क्या होगी, आपस में या परस्पर, मितः यानी क्या होगा, आपस में या परस्पर सावर्ण्यम वाच्यम, सवर्ण संज्ञा कहना चाहिए। री और हालांकि पाणिनि ने कहा, पाणिनि ने नहीं कहा, पाणिनि के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन कहते हैं वार्तिक दे दी तो हमें इनको मानना होगा, क्योंकि यथोक्त मुनि नाम प्रमाण्यम। तो कहा कि री और ली वर्ण की आपस में क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। इस वार्तिक के आधार पर अगर हमने कोई पूछे तो कि री और ली की सवर्ण संज्ञा हो सकती है या नहीं हो सकती, तो हमें लिखना होगा कि री और ली वर्ण की, हिंदी में लिख सकते हो, क्या कहा कि री और ली वर्ण की और ली वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है, आप ये कह सकते हो, इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। और इसी वार्तिक के कारण हमें अगर कोई पूछे तब री के कितने भेद हैं, तो री के हम पहले पढ़ चुके 18 भेद। कितने भेद थे री के, पहले से हमने पढ़ा था ना 18 भेद, री बराबर 18 भेद पढ़े थे हमने। किस हिसाब से, ऋष्व दीर्घ और प्लुत, फिर उनको प्रत्येक ऋष्व को 3 भागों में बांटा था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और फिर उदात्त को भी हमने 2 भागों में बांटा था, अनुनासिक और अनुनासिक। पिछली क्लास में आप देख सकते हो। तो उस समय री के जो कितने भेद थे, 18 भेद थे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के आधार पर। लेकिन इसमें हमने देखा था कि री के कितने भेद थे, 12 ही भेद थे, 12 ही भेद थे। क्यों थे री के 12 भेद, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि जो री है इसके तो क्या थे, ऋष्व दीर्घ और प्लुत, ये तीनों चीजें थी। फिर इसके अंदर क्या था, उदात्त था, अनुदात्त था, स्वरित था, हमेशा सारी चीजें थी। लेकिन इसमें ली, जब ली की बात आती थी तो हमने जब ली देखा था तो ली में किसका भाव था, दीर्घ का भाव था, और दीर्घ का भाव होने के कारण 6 भेद, इसके अच्छे प्लुत वाले तो 12 भेद हुए थे। इस प्रकार से लेकिन वार्तिक ने कहा कि री और ली वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इस कारण से जब री में ली के कितने भेद थे, री के तो 18 भेद थे और ली के कितने भेद थे, 12 थे। तो इस प्रकार से इनकी कितनी संज्ञा हो गई, टोटल 30 संज्ञा हो गई। आपको पूछा जाए कि री ली वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक के आधार पर री के कितने भेद हैं, तो हमें लिखना होगा कि इस वार्तिक के आधार पर री के 30 भेद है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसे सामान्य में पूछे कि री के कितने भेद हैं, तो हमें बताना होगा कि री के 18 भेद है। और री और ली की कौन सी संज्ञा हो जाती है, तो हमें बताना होगा री और ली की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। और क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि सवर्ण संज्ञा होने के कारण री के कितने भेद हैं, तो आपको लिखना होगा कि री के कितने भेद हो गए, 18, और 12 किसके हो गए, ली के, तो कुल कितने भेद हो गए, 30 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र की, इस वार्तिक से री और ली के हमने भेद देखे, इनकी सवर्ण संज्ञा देखी। अब देखिए हमने स्वरों के साथ चल रहे हैं, तो स्वरों के साथ साथ हमने ए, ई, उ, री और री की सवर्णता समझी, 5 स्वरों की सवर्णता समझी। अब हमने देखा ए और ओ और ऐ और औ। तो देखिए तो क्या था कि ये जो ए है और इधर क्या है, ऐ है। तो हमने देखा कि ए गे तो कंठ तालु, सूत्र था ए गे तो कंठ तालु। तो देखिए ए, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, और ऐ का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ और तालु है। अब देखिए इनका जो आभ्यंतर यत्न क्या है, ये का आभ्यंतर यत्न विवर्त है, विवर्त है ना, क्योंकि विवर्त में सभी स्वर आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि इसका आभ्यंतर यत्न क्या है, विवर्त है, और ऐ का आभ्यंतर यत्न क्या है, इसका ऐ का भी आभ्यंतर यत्न क्या है, विवर्त है। तो अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यार इसकी तो सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, कभी भी एक ही और ऐ की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगी। इसके पीछे एकमात्र ये कारण मानते हैं कि हमारे सभी सूत्रों में इन्होंने जब पाठ किया तो ऐ उ न एक दे दिया, चारों को ऐ उ, चारों सूत्र स्वरों को एक साथ दे दिया इन्होंने। फिर री को इन्होंने री को इन्होंने अलग दे दिया, और फिर आपको याद हो तो एच प्रत्याय दिया इन लोगों ने। देखिए ए ई उ न री री के और ए ओंग, एक तो एच प्रत्याय दिया और एक कौन सा दिया, एंड दिया ना, एंड प्रत्याय दिया, एच प्रत्याय दिया, 2 अलग अलग भागों में बांटा ना, 4 सूत्रों में बांटा था, ए उ न री री के ए ओंग
एक सूत्र तो ये कहता था और एक सूत्र कहता था ऐ औ। तो उनका मानना ये था कि आपने जब इनको अलग अलग सूत्रों के अंदर विभाजित कर दिया माइक्रो सूत्रों के आधार पर, उसी आधार पर ये लोग इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं मानते हैं। उनका मानना था कि अगर इनकी सवर्ण संज्ञा होती तो इन दोनों को, इन चारों जो अक्षर है, वर्ण है ए ओ ऐ औ, इनको अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं थी, इनको एक साथ भी दे देते। तो उन सूत्रों के आधार पर ही इनकी ए और ऐ की सवर्ण संज्ञा नहीं मानते, और उसी के आधार पर जो ओ है और औ है इनकी भी सवर्ण संज्ञा ये नहीं मानते, क्योंकि एच प्रत्याहार में इन दोनों का उल्लेख किया गया। ऐ औ आया तो ऐ औ, तो देखिए ओ का भी ओ का भी उच्चारण आप देखोगे तो पता चलेगा ओ दो तो कंठोष्टम आया ना, कंठोष्टम। तो यहाँ पर आप लिखोगे ना कंठोष्टम, इधर तो आप लिख दीजिए कंठोष्टम, औ का भी क्या हो जाएगा, कंठोष्टम हो जाएगा, हुआ ना कंठोष्टम। और इधर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर यत्न विवर्त हुआ, इसका भी विवर्त हुआ। लेकिन उनका मानना है कि माहेश्वरी सूत्रों के अंदर एक प्रत्याहार अलग से दिया गया है, ऐ औ चौथा सूत्र अलग से दिया गया है, इस कारण से हम इनकी क्या नहीं मानेंगे, सवर्ण संज्ञा नहीं मानेंगे। तो हमने बताया कि री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, री और री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, ए ऐ ओ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, ओ और औ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो हमने सवर्ण संज्ञा से संबंधित हमारा जो मैटर चल रहा है, उसके बाद में हम क्या है उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं सवर्ण संज्ञा से ही संबंधित जो आगे बात है वो हम देखेंगे। देखिए सवर्ण संज्ञा का प्रसंग चल रहा है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र का प्रसंग चल रहा है। किन किन की सवर्ण संज्ञा हो रही है, किन किन की सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही है, इसके संबंध में हम पढ़ रहे हैं। सवर्ण संज्ञा विधायक के लिए पढ़ा, उसके बाद में वार्तिक पढ़ी, और सवर्ण संज्ञा से संबंधित एक छोटा सा सूत्र और है, तो वो सूत्र है आप लोग लिख सकते हो, इसी में चलेगा वो अपन संज्ञा विधायक सूत्र में ही उसी की अनुवर्ती समझिएगा, उसी में आप पॉइंट डाल सकते हो, अलग से नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो सवर्ण संज्ञा के अंदर ही आप डाल सकते हो। सूत्र है नाझलो, नाझलो ये सूत्र है, उसी की अनुवर्ती के अंदर चल रहा है। किसके अनुवर्ती में चल रहा है, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम की अनुवर्ती के अंदर ये सूत्र चल रहा है। आपको उसके आगे क्रमांक डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए वो 10वां था तो 10वें के आगे इसमें 11वां डालने की नहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी के क्रम में चल रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या कहता है, इसका मैं थोड़ा संधि विच्छेद कर देता हूँ। तो ये सूत्र कहता है न एच प्लस हेलो। अभी मैं आपको इनकी संधि विच्छेद करने के बाद में संधि कैसे हुई ये समझा करके आपको टेंशन नहीं देना चाहता। जब संधियों का मैटर आएगा हम सब चीजें अच्छे से समझेंगे। तो आप इतना सा समझिए कि न यानी नहीं होती, अच यानी स्वरों की, और हलो यानी व्यंजनों की। स्वर और व्यंजनों की कभी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो उसका साफ समझाइए कैसे स्वर और व्यंजनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। तो आप सूत्र देख सकते हो, वो है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो हम एक तो लेते हैं स्वर और एक लेते हैं व्यंजन। तो हमें जब हमने इधर से तो ले लिया ए और इधर से ले लिया हमने ए, ये दोनों हमने ले लिया। तो ए और क जब हम देखना चाहते थे तो आप लोग देख सकते हो जो ए है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क्या है, कंठ है। और क का भी उच्चारण स्थान क्या है जी, कंठ है। लेकिन हम आभ्यंतर यत्न अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए इनका आभ्यंतर यत्न क्या है। अब ए का आभ्यंतर यत्न तो क्या था, विवर्त है। क्या है, विवर्त है। लेकिन का आभ्यंतर यत्न क्या है तो आपको देखने को मिलेगा इसका तो आभ्यंतर यत्न क्या है, स्पष्ट है। और हमारी शर्तें क्या थी, हमारी शर्तें ये थी कि जिनका उच्चारण स्थान और जिनका आभ्यंतर यत्न समान हो उन्हीं की हमेशा सवर्ण संज्ञा होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कभी भी स्वरों की और व्यंजनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, सवर्ण संज्ञा नहीं होती। आप सब लोग लिख सकते हो, इस बात को आप लिख सकते हो, इसका अर्थ बिठा सकते हो, लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं कि कभी भी, लिख लीजिए, कभी भी स्वर और व्यंजनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है।
ये था। इस प्रकार से हमारे जो सवर्ण संज्ञा से संबंधित जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। तुल्यास्य प्रथम सवर्ण की सूत्र की सहायता से ही अब हम कौन कौन से उच्चारण स्थान है और कौन कौन से यत्न है, उच्चारण स्थान कितने हैं, संपूर्ण चीजें अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। हमारे हो सकता है आवाज आदि गूंजने का कार्य हो, क्योंकि हमारे पास अत्यधिक संसाधनों का अभाव है और कहा भी है विद्यार्थियों को तो सुखम, अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ, अर्थात आप विद्यार्थी हो, विद्या प्राप्त करने के इच्छुक हो तो आप सुख की अपेक्षा नहीं करोगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और अगर सुख की अपेक्षा करते हो तो वो विद्यार्थी नहीं है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान और यत्न कितने होते हैं और उनके कितने भेद हैं। धन्यवाद।